हेलो माय फ्रेंड्स, तो माय नेम इज अनिल। तो आज हम बात करेंगे शीट युद्ध क्या है और शीट युद्ध उत्तरकाल, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको हिस्ट्री का पेपर ही क्लियर नहीं होगा, साथ में पॉलिटिकल का पेपर भी आपका क्लियर हो जाएगा। जिसके पास आईआर है, बोले तो इंटरनेशनल रिलेशन इन थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और विश्व का इतिहास है, तो इसके लिए यह वीडियो बहुत अच्छी और उपयोगी साबित होगी क्योंकि इसके अंदर एक ही चीज को मैंने पढ़ाया है। इतने सेम टॉपिक थे, मैंने इसमें डिविजन कर रखे हैं किस तरीके से। तो इस वीडियो में हम क्या क्या काम है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम इस वीडियो के सिलेबस में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या उसमें सिमिलैरिटी है। उन सिमिलैरिटी को देखने के बाद हम एक लेआउट बनाएंगे। लेआउट बनाने के बाद उसको स्टडी करेंगे। लेआउट बनाने के बाद हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे देखेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर क्या थे। उसके देखने के बाद हम अपना सेशन की जो थ्योरेटिकल देख लेंगे या थ्योरेटिकल उनके टॉपिक्स को डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये हमारा सिलेबस है, हिस्ट्री सिलेबस वर्ल्ड हिस्ट्री का, एंड पॉलिटिकल साइंस सिलेबस इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये आप ग्रीन टिक्स देख सकते हैं यहाँ पर, एक ये और ये। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध के उपागम, हांस मॉर्गन था वो एक्सेट्रा थे, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। वो पॉलिटिकल P1 है। और अगला टॉपिक जो है शीत युद्ध, यहाँ पर भी है, और शीत युद्ध और शीत युद्ध काल यहाँ पर भी है। तो मैंने ये सोचा है कि जिसके पास इंटरनेशनल रिलेशंस और हिस्ट्री की वीडियो, मतलब हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसको एक ही टॉपिक पढ़ के दोनों जगह उसका क्लियर हो सके। तो पॉलिटिकल रिलेशंस के ऊपर जिसके पास है वो भी ये वीडियो देख लेगा, और हिस्ट्री में इससे क्या है, आपका भी टाइम बचेगा और बहुत अच्छा रहेगा, और मेरे को भी थोड़ी सुलभ, क्योंकि एक ही चीज को दोबारा पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। वही नोट्स रिवाइज करना, राइटिंग होना, वैसे भी हिंदी में लिखना बहुत मुश्किल होता है, आप जानते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क्स देख रहे हैं। तो आज का हमारा काम क्या है, शीत युद्ध और शीत युद्धोत्तर काल के बारे में पढ़ना। तो लेक्चर लेआउट बना लेते हैं कि लेक्चर लेआउट क्या है। तो इस वीडियो में जो जो होएगा उसके बारे में मैं एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या करना है। तो यूनिट 1 आएगी हमारी। तो दूसरा विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 आएगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में, जिसके अंदर हम उसके कारण, उसके परिणाम, जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद के बारे में पढ़ेंगे, हिटलर और मुसोलिनी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट में हम पढ़ेंगे शीत युद्ध क्या है, उसकी परिभाषा, उसके कारण, उसके चरण और विश्व पर इसका प्रभाव। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज पूरी देखिए वीडियो, क्योंकि ये आपको हिस्ट्री में के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल का पेपर भी क्लियर करवाएगी। यूनिट 3 शीत युद्ध के दौर, दूसरे केंद्र, मतलब ये है जो इमर्जिंग पावर्स थी उसके बारे में है। तो यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे, चीन के बारे में पढ़ेंगे, जापान के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। रूस के बारे में मैंने इसके अंदर नहीं डाला है क्योंकि रूस का मेरे को डाटा नहीं मिल रहा था, और वेबसाइट भी यूनिवर्सिटी की ब्लॉक आ रही थी कि वहां से मैं डाटा ले सकूं, और वेबसाइट में मतलब बुक्स में उतना डाटा नहीं था। एक पेज का है जिसको पढ़ना है, तो वो टेलीग्राम का नीचे का जो लिंक है इस नई वीडियो के अंदर, वहां पर जाके मेरे को उस ग्रुप में जाके मेरे को कमेंट कर दे किस तरीके से, तो फिर मैं कैसे न कैसे करके वहां पर उसको दे दूंगा। वैसे भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस आ रखा था, तो शायद नहीं आज आ ना पाए इसलिए। तो वेटेज क्या है इसकी, तो पहली यूनिट किसके लिए है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन, दोनों स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास इंटरनेशनल रिलेशन भी है और पॉलिटिकल भी है और हिस्ट्री भी है, मतलब हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन प्लस हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री है। सेकंड वीडियो किसके लिए है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। तो सेकंड वीडियो भी किसके लिए है, इंटरनेशनल रिलेशन जिसके पास है उसकी है, और हिस्ट्री वाले के लिए भी ये वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड यूनिट में पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को देख लेते हैं तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो देख सकते हैं, उनसे उनको काम आ जाएगा कि अगर टॉपिक्स के बारे में थोड़ा नॉलेज होगी तो जो आगे की क्लासेस होंगी उसके ऊपर या वीडियो सीरीज होंगी तो उसके ऊपर उनको थोड़ा कमांडिंग लाइन आ जाएगी, जो हम आगे देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, आपदा एक्सेट्रा, अनुवाद एक्सेट्रा, पर्यावरण, ये सब चीजें देखेंगे तो किस तरीके से ये काम करेंगी। तो ये सब अब हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के लास्ट 4 ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये 4 ईयर प्रोग्राम नहीं है या न कोई 3rd ईयर 4 ईयर नहीं है, ये हिस्ट्री के 4 साल के क्वेश्चन पेपर हैं।
तो क्वेश्चन में व्हाट डिड द हिटलर कम प्रोवाइड द डिस्कस द मेन फीचर ऑफ द नाजिज्म, नाजिज्म क्या था और हिटलर ने किस तरीके से इसको प्राप्त किया। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट वीडियो मतलब फर्स्ट यूनिट के अंदर नाजिज्म को रखा है। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ कोल्ड वॉर, व्हाट डिड द इफेक्टेड फॉर इंटरनेशनल। शीत युद्ध के शब्द की व्याख्या कीजिए। शीत युद्ध के शब्द की व्याख्या इसके अंदर हम करेंगे और 1945 के बाद जो इसने चेंज किया हो इंटरनेशनल पॉलिटी में उसके बारे में बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के क्या कारण थे, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे उसके बारे में है वर्ल्ड वॉर इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल ऑर्डर्स आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर डिस्कस। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित किया। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है और कारण का भी 2 बार आ चुका है। तो और पेपर्स हैं ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस है। गिव एन अकाउंट फ्रॉम द राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ फासिज्म। तो इटली में फासिज्म और जर्मनी में नाजिज्म के बारे में हमें देखना, जो हमें फर्स्ट यूनिट देखना, तो इसलिए फर्स्ट यूनिट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ स्टूडेंट्स। डिस्कस द कॉजेज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के क्या कारण थे, तो द्वितीय विश्व के कारणों के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के लास्ट ईयर के 2 ईयर के पेपर्स हैं। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ सेकंड ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो प्लीज द डिफरेंट फेजेस ऑफ कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के विभिन्न चरणों को रेखांकित कीजिए। शीत युद्ध के विभिन्न चरणों के बारे में इसमें देखेंगे। 4 चरणों के बारे में मैंने बताया, कई बुक में आपको 5 के बारे में, कई की बुक में 7 के बारे में, और मैंने 5 के बारे में ही बताया है। डिस्कस द मेजर फैक्टर दैट लीड टू द ब्रेक ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के मुख्य कारणों की चर्चा कीजिए। तो इसके बारे में हम इसको बात करेंगे। डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के विभिन्न चरणों के बारे में बात करेंगे। एनालाइज द इमर्जिंग रशिया एंड चाइना एज द पावर ऑफ सेंटर। तो ये क्वेश्चन आ रखा है रूस का, मगर मेरे को उसका कंटेंट नहीं मिला तो सॉरी, और जिसको वो पढ़ना है तो मैं स्क्रीनशॉट निकाल के दे दूंगा। उसको सोल की बुक का या कहीं और से देखना तो उसका लिंक तो नहीं हो पाएगा, बट आपको इतना ही कवर कर लिया तो आपके लिए बहुत होगा। चीन मैंने करवा दिया ऑलरेडी। यूनिट 1 हम देखते हैं। तो जो हमारी यूनिट है इसके अंदर दूसरे विश्व युद्ध की प्राकृतिक पढ़ते हैं। तो पहले हम वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या था उसके बारे में, उसकी प्राकृति के बारे में देखते हैं। तो प्राकृति क्या है, नेचर क्या है सेकंड वर्ल्ड वॉर का, स्टार्टिंग नेचर। ये नेचर किसके बीच में हुआ तो ये देखते हैं। युद्ध के 2 दल हुआ करते थे। एक्सेस पावर्स जिसको ध्रुवीय राष्ट्र कहते थे, इसके अंदर कौन था, जर्मनी, इटली एंड जापान। जापान के ऊपर बम गिरा के युद्ध को समाप्त किया जाता है, आगे हम देखेंगे। अलायंस, ब्रिटेन अलायंस में मित्र राष्ट्र हैं ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत यूनियन, चाइना एंड द यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सब हैं। रूस पहले तो जर्मनी की तरफ था पर बाद में वह मित्र राष्ट्रों के साथ हो गया जाता है। तो ये सब हम इसके बारे में देखेंगे। दूसरा विश्व युद्ध के कारण। दूसरे विश्व युद्ध के कारण क्या है, पहले जर्मनी की वार्सराय संधि का बदल लेना। तो वार्सराय की संधि जिस किसी ने नहीं पढ़ी है तो वो मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 4 है, 4 के अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो उसके अंदर साम्राज्य पे ये हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है तो उसके ऊपर अधिक मात्रा में धन शक्ति लगा दी जाती है, यानी कि वॉर गेट लगा दिया जाता है। कौन लगाता है, जो जीतने वाले राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र है, अमेरिका लगा देता है। ये मान के चलिए अमेरिका ने उसके ऊपर बहुत सारा आर्थिक क्षति का ऋण लगा दिया, जो आज की डेट में बहुत था। उसका में कम से कम कई लाखों करोड़ों से भी ज्यादा था। तो इसके बारे में है सब, और किस तरीके से उसकी भूमि छीन ली जाती है। तो ये होता यूं है कि किस तरीके से जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये वापसी करने की कोशिश करेगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहला कारण ये बनता है जर्मनी की वार्सराय संधि। तो वार्सराय संधि किस तरीके से बनती है, तो वार्सराय संधि इस तरीके से बनती है क्योंकि जर्मनी के ऊपर ये सारी चीजें थोपी हुई गई थी। तो जर्मनी अपना बदला लेने के लिए वर्साय की संधि, एक जैसे वर्ड्स होते हैं, तो वर्साय की संधि है। तो जर्मनी इसका बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे न कैसे थोड़ा अपनी पॉलिटिकल एंड आर्मी पावर को मजबूत करते हुए आता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने आप को ध्रुवीय
देशों के साथ रख लेता है। तो फर्स्ट कारण में ये सब है साम्राज्यवाद की भावना। साम्राज्यवाद की भावना जिस प्रकार से जर्मनी के साम्राज्यवाद की भावना रोक दी गई थी, तो उसको तो दबा दिया गया, परंतु जब जो जीतने वाले राष्ट्र थे तो उनने भी अपना कब्जा करने लग गए। तो हुआ यूं कि जर्मनी की भूमि पे ज्यादा कब्जा किया गया, अन्य राष्ट्र अफ्रीका वगैरह देशों में ज्यादा कब्जा किया गया, तो जिससे आपस में लोगों में प्रतिरोध होना उत्पन्न हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण ये रहा। औद्योगिक विकास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कारण रहा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कारण रहा। औद्योगिक विकास में आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्म्स, बंदूक, गोलियां, ये सब बनना बहुत आसानी से जल्दी स्टार्ट हो गया। औद्योगिक विकास हो गया। महिलाओं ने भी लास्ट जो आपने वर्ल्ड वॉर 1 देखा, मेरी सीरीज होगी, तो उसके अंदर मैंने इमेज दी थी कि महिला किस तरीके से काम कर रही है, तो ये सब उसके बारे में था। तो राष्ट्र संघ की असफलता, तो राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन का निर्माण हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो फेल हो जाता। फेल इस वजह से हो जाता है क्योंकि उसका कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं रहता, क्योंकि जीतने वाले राष्ट्रों के अंदर वो दबदबे में रहता है, तो वो कुछ काम नहीं करता, क्योंकि उसको पैसा भी जीतने वाले राष्ट्र ही देते हैं। इस वजह से निशस्त्रीकरण के प्रयासों की असफलता, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में का कारण बना तो निशस्त्रीकरण के प्रयासों की असफलता। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहा गया था कि थोड़े हथियारों को कम किया जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है और हथियार बढ़ा दिए जाते हैं और आपस में इतने हथियारों को इकट्ठा कर लिया जाता है कि युद्ध होने वाली संभावना हो ही जाती है। क्योंकि अगर एक के पास एक हथियार है तो दूसरे के पास 10 है, तीसरे के पास 100 है, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, इस प्रकार से हर बंदे के पास हथियार ही हथियार है। तो वो अपने अपने विचारधाराओं के साथ मिलकर अपने देश को एक आजाद बनाने के लिए या अपने देश का अधिकार वापस लेने के लिए वो काम करता है। तानाशाह का उत्कर्ष, वाइमन कांग्रेस के बाद जर्मनी में नाजीवाद और फांसीवाद आई। तो जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद आया, इसके बारे में आएगा। तो आगे हम इसको देखिए किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण बनेगा। अल्प जातियों का असंतोष, अल्प जाति वह जाति थी जो मतलब अफ्रीकी देशों में रहती थी, तो उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया, उनके क्षेत्र छीन लिए गए। वहाँ पर औद्योगिक खनन या खनन कार्य ज्यादा हुआ, बोले तो डिगिंग ज्यादा हुई, वहाँ के रिसोर्सेज को खोद के निकाल लिया गया। तो जिस तरीके से वहाँ की जनता को जाति थी जो, उसमें असंतोष उत्पन्न हो गया। विश्व का 2 गुटों में विभाजित हो गया, विश्व का 2 गुटों में विभाजित हो गए, जो हमने देखा कि एक्सिस पावर्स एंड अलायंस पावर्स हो गए, फांसीवाद और नाजीवाद का उदय। तो तानाशाह के बारे में यहाँ पर भी यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करना है, पर फासिज्म के बारे में उदय करेंगे और नाजीवाद के उदय के बारे में हम देखेंगे। तो ये सारे हमारे कारण हो गए किस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। अब परिणाम क्या होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, तो फर्स्ट यूनिट का 1.1 हमने कर लिया है, अब 1.2 हम करते हैं। तो यूरोप प्रभुत्व का अंत हो जाता है। मतलब ये होता है कि जिस तरीके से एक इंटरनेशनल इमेज होती थी ना एक टाइम पर यूरोप की, कि विश्व में उस टाइम से लेके कि यूरोप बहुत ही धनी देश है, उसमें वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ की विचारधारा अच्छी है, उसका प्रभुत्व खत्म। युद्ध से पहले उसका बहुत बढ़ावा बना था, विश्व पर बहुत बाद में ऐसा नहीं रहता है। मतलब ये होता है कि जो उसकी इमेज थी वो चेंज हो जाती है, क्योंकि वो युद्ध करने लग जाते, तो लोगों को उदार जो था ना, उसका उदारीकरण, लिबरल थिंग्स थी और लिबरल उसका नेचर था, तो उसका नेचर चेंज हो जाता है। नेचर चेंज होने की वजह से उसमें अब उसकी विश्व पर कोई खास इज्जत नहीं करता कोई उसका दूसरे देश पूरे विश्व में। राष्ट्रीयता एवं नवजागरण, अब राष्ट्रीयता नवजागरण क्या हुआ, अब हर देश के अंदर अपनी राष्ट्रीयता एवं नवजागरण के ऊपर बात करने लगी। साम्राज्यवाद से राष्ट्रवाद की भावना जोड़ी गई। पहले तो अपने साम्राज्यवाद से राष्ट्रवाद की भावना जोड़ी गई। साम्राज्यवाद क्या होता है आपको मैंने पहले ही बता दिया है, आप इस सेशन की फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको साम्राज्यवाद समझ आ जाएगा। तो साम्राज्यवाद क्या होता है, जब कोई शक्तिशाली देश अपने दूसरे देशों के साम्राज्य या विस्तार करता है उसको साम्राज्यवाद, मतलब अपनी बाउंड्रीज को एक्सपांड करता है, अपनी बाउंड्रीज को और फैलाने लगता है, उसको करता है। और राष्ट्रवाद की भावना जोड़ी गई, तो ये हुआ कि अब साम्राज्यवाद तो है मगर लोगों के बीच में राष्ट्रवाद, वन नेशंस के नारे दिए गए, जो आगे हम बात करेंगे। वन नेशन, वन व्यक्ति वन नेशन टाइप के,
दो शक्ति गुटों का उदय है, अमेरिका और सोवियत संघ का उदय होता है। अमेरिका क्योंकि शीत युद्ध के शुरुआती कारणों में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य मतभेद रहते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे किस तरीके से मतभेद रहे हैं। शीत युद्ध का श्री गणेश होता है, शीत युद्ध का श्री गणेश हो गया, मतलब शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। संगठन बनते हैं, परिणाम क्या होता है, संगठन बनेगा, यूएनओ बनेगा आपका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता है आपका, जिसके बारे में और वीडियो इस सेशन में आएगी आगे। निशस्त्रीकरण के ऊपर बात कही जाती है कि हथियारों को कम करो, तो थोड़ा थोड़ा लगता है ये कम होंगे, तो बट होते नहीं है ऐसा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की हो गया, संगठनों में आप नाटो, सेंटो, सीएटो लिख सकते हैं, इसके बारे में और आगे हम देखेंगे। तो इस प्रकार से ये परिणाम हुए। तो ये मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि जो कारण होंगे उनको चेंज करके ही आपको परिणाम लिखने हैं। मोस्टली क्वेश्चंस यही होता है कि कारण को, जैसे कारण अगर पॉजिटिव नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आप परिणाम लिख सकते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम फासीवाद है। फासीवाद या फासिस्टवाद इटली में बेनिटो मुसोलिनी द्वारा संगठित किया गया एक ये वो था। बेनिटो मुसोलिनी, फासीवाद जो है बेनिटो मुसोलिनी को इंट्रीगेट करता है और नाजीवाद हिटलर को इंट्रीगेट करता है। राजनीतिक आंदोलन था जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही प्रारंभ हो गया। इसकी प्रेरणा और नाम सिली के 19वीं सदी के क्रांतिकारियों और ग्रहण की थोड़ा सा रीड कर लेना, पीपीटी दे दूंगा मैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों से असंतोष और सैनिकों की छटनी से पैदा हुए अराजक हालात को सुधारने के लिए मुसोलिनी ने भूतपूर्व सैनिकों की मदद से मिलन में एक संगठन बनाया जिसे फासिस्ट कहा गया। तो हुआ यूं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें जो सैनिक थे और उनकी छटनी कर दी गई कि ये तुम अच्छे हो, तुम नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तो उसमें से सैनिक बचे कुचे थे, उसको मिलके मुसोलिनी है जो काम करता है संगठन हुआ। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इसकी विशेषता है और इसका इमर्जिंग किस तरीके से हो रहा है। तो और क्वेश्चन आता है फासीवाद के उदय के कारण क्या थे। तो पहला कारण प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो असंतोषना और जनक बात कही गई, जिसमें किसानों को जिसमें सैनिकों को निकाला गया, उनकी छटनी करी गई, उसका फायदा उठाते हुए मुसोलिनी उन सैनिकों को मिलकर एक संगठन बनाता है। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। तो फासिज्म का सबसे पहला उदय किसमें हुआ, इटली में। तो फासिज्म दल के स्वयंसेवक काली कमीज के रंग पहना करते थे। काली कमीज के रंग, तो विशेषता में लिखे काली कमीज के रंग पहनते थे। फासिज्म जन्मत मुसोलिनी को माना जाता था, जन्मदाता मतलब इसको माना जाता था। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकार किया था, ये बंदा उसको मतलब सेना भी उसने बना ली थी। जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण किया था। इसका निर्माण उसने किया था। मुसोलिनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के खिलाफ 10 जून 1939 में युद्ध का ऐलान किया। मुसोलिनी का जन्म 1883 में रोमन में हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध में के दौरान मित्र राष्ट्रों के खिलाफ इसने युद्ध छेड़ दिया। मुसोलिनी के एक दल का नाम फासिस्टवादी था। ड्यूक्स के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। फासिस्टवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे, ये राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे मुसोलिनी, ये इसकी विशेषता हो गई। ड्यूक्स इसके नाम की विशेषता हो गई। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसकी सदस्यता की संख्या 500 थी। मतलब एक थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन सा बना लिया था, उसके अंदर सचिवालय टाइप का, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे थे, ये सब था। ग्रेट काउंसिल्स ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। ये सब इसकी विशेषता है। नॉर्मली विशेषता आपको लिख दोगे, उसका एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर मेकिंग कर देना। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 में अब्बासीना पर आक्रमण किया। तो ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से वह
दूसरे देशों पर आक्रमण करता था। मुसोलिनी की विशेषताओं में उसके काले कपड़े, उसके नारे, उसके दल, उसके संगठन में विभाजन, उसकी सैनिक दल, ये सब है। इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है। तो ये फांसीवाद था इटली में। जर्मनी में नाजीवाद पढ़ते हैं। तो नाजीवाद का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म इतनी डेट को हुआ, मतलब 1889 को हो गया। इतनी डेट इंपोर्टेंट नहीं है। हिटलर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का या नाजी दल की स्थापना 1920 में की। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखोगे कि दो इमर्जिंग विचारधाराएं आती हैं, नाजीवाद और फासिज्म। तो ये 1920 में आया, वो 1919 में आया। तो जर्मनी वर्क्स पार्टी का संस्थापक हिटलर था। वर्क्स पार्टी ये था कि जर्मनी के जो मजदूर वर्ग थे, तो इनका अगर आप लोगों को भी देखोगे तो वहां पर कुछ इस टाइप का लोगो होगा जो मजदूर से रिलेटेड होगा। हिटलर 1933 में जर्मनी का प्रधानमंत्री बनता है। हिटलर जैसे समय प्रधानमंत्री बना उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति हेडवर्ग था। एक राष्ट्रीय एक नेता का नाम हिटलर देता है। तो विशेषताओं में क्या लिखोगे, एक राष्ट्रीय एक नेता का नाम नारा हिटलर देता है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। और अगर कहा जाए कि किस तरीके से इसका उदय हुआ, तो भी अब ये लिख सकते हो कि एक नारा और एक राष्ट्रीय एक नारे के बारे में। तो इस तरीके से इसके कारण बता रहे हैं कि किस तरीके से इमर्ज कर रहा है। इमर्ज में भी है और विशेषता में भी यही है। हिटलर की आत्मकथा का नाम माइकल फेन में संघर्ष के बारे में है। हिटलर का संस्थापक उसे फ्यूरी कहते थे। ये बोलना मतलब राजा टाइप का होता वर्ड है, वहां पर ट्रांसलेट में जगह में यूज किया जाता है जर्मनी स्टेट में। हिटलर के अनुयायी वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। तो ये स्वास्तिक का चिन्ह जो हमारे में होता है, स्वास्तिक तो जानते ही होंगे आप, जो घरों में बनाते हैं नवरात्रों के टाइम, वो वाला स्वास्तिक है ये। नाजी दल के प्रचार का जिम्मा गोलबा संभाल रहा था। हमारा ये उसका कोई नेता था, वो काम करता था। नाजी दल के प्रचार का जिम्मा ये संभाल रहा था एडोल्फ हिटलर के शामी विरोधी नीति का मतलब यहूदी विरोधी नीति थी। तो आपने कभी पढ़ा हो इंग्लिश में एनी फ्रैंक की डायरी, तो वो एक यहूदी लड़की थी, तो वो अंडर बेसमेंट में रह के वो डायरी राइट करती है। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि हिटलर का कितना प्रकोप था, कितना उसका डर था लोगों में। तो लोग सालों साल तक अपने बेसमेंट में ही दबे रहते थे। हिटलर की विस्तारवादी नीति से विस्तारवादी नीति पहला शिखर ऑस्ट्रेलिया हुआ, हो गया। हिटलर की मृत्यु इतने में 30 अप्रैल 1945 में हुई। जर्मनी सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हिटलर ने 1935 में जर्मनी का पूर्ण सशस्त्रीकरण की घोषणा कर दी। मतलब इन दोनों में सिमिलैरिटी ये थी कि ये लड़ने पे विश्वास करते थे। जिस तरीके से फासिज्म लड़ने पे विश्वास करता था, तो ये भी लड़के ही सत्ता पाने में विश्वास करता था। टू फाइट एंड गेट पॉलिटिकल पावर्स, आक्रमण कर दिया। एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विद्रोही नीति का मतलब यहूदी नीतियों का विरोध था। हिटलर की मृत्यु, ये रिपीट हो गया है। तो पहली यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हमारी खराब आदत थी, जो भी हम कर देते तो उसको काट दिया करते थे इस तरीके से, ऐसे हमने इसको काट दिया। अब तो हमारी यूनिट 2 है, उस पर बात करते हैं। तो यूनिट 2, तो फर्स्ट यूनिट जो थी वो दोनों स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट थी, जो हिस्ट्री से रिलेटेड थे और जो पॉलिटिकल से रिलेटेड थे। तो यूनिट 2 भी दोनों स्टूडेंट्स के रिलेटेड है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और पॉलिटिकल से रिलेटेड है। तो शीत युद्ध की परिभाषा क्या है, ये मैंने एक परिभाषा बताई है। तो शीत युद्ध का अर्थ होता है युद्ध न होकर युद्ध का माहौल होना, जो स्थिति हमें दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद 1945 से लेकर 1951 विश्व स्तर पर देखने को मिलती है। तो कोल्ड वॉर इज एज अ डेफिनेशन में रूम में देखा जाए तो शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध का अर्थ होता है युद्ध न होकर युद्ध का माहौल होना, ऐसी स्थिति जो 1945 से लेके 1990 के बीच में हमें देखने को, 90 या 91 के बीच में देखने को मिलती है। मतलब वो एक साल वहां पर 24 घंटा भी रिटर्न होता चला जाएगा। तो इसकी परिभाषा हो गई। अब शीत युद्ध के उदय होने के कारण,
तो शीत युद्ध के उदय होने के कारण विभिन्न चरण से थे। तो पहला कारण हम बोल्शेविक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो रूस में साम्यवादी क्रांति थी। पश्चिमी शक्ति मध्य यूरोप में साम्यवाद के विकास होने से अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। पश्चिमी शक्ति में आप पश्चिमी की जब बात करी जाए तो अपने वर्ल्ड मैप माइंड में सामने लाएं और अपने हाथ में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मतलब मैप को दो भागों में बीच में से डिवाइड कर दें, मतलब फोल्ड करके, और जो बीच में से लाइन आ जाएगी तो एक राइट हैंड साइड हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो पश्चिमी देश में से ये सब आ जाएंगे जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आपके वो देश हैं जो सोवियत संघ से रिलेटेड करते हैं। तो उनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। जबकि दूसरे विश्व युद्ध के में पश्चात पश्चिमी शक्ति का साम्यवादी सोवियत संघ ने नाजी जर्मनी का विरोध किया। तो उनको युद्ध हुआ। जबकि दूसरे विश्व युद्ध में पश्चिमी शक्ति व सोवियत संघ ने नाजी शक्तियों का विरोध किया। तो मतलब ये हो रहा था कि पश्चिम वालों को उनकी विचारधारा अच्छी नहीं लग रही थी और मतलब अमेरिका वालों को उनकी विचारधारा अच्छी नहीं लग रही थी सोवियत संघ की, और सोवियत संघ वालों को अमेरिका वालों की विचारधारा अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन पश्चिमी शक्तियां स्टालिन व उसके वैचारिक साम्यवाद को नाजी व तो हुआ यूं कि एक प्रॉब्लम थी पश्चिम में, अमेरिका, फ्रांस, ये सब एरिया में, कि वहां पर जो जर्मनी और इटली में नाजीज्म एंड फासिज्म फैल रहा था उनसे उसको उतना डर नहीं था, क्योंकि वो तो उनकी इंटरनल पॉलिटिकल डिस्प्यूट था जो जनता कर रही थी। बट उनको उससे ज्यादा डर था जो स्टालिन है वो जो साम्यवाद फैला रहा था उससे ज्यादा डर था। अतः संयुक्त राष्ट्र व उसके साथी तो तैयार नहीं थे कि संयुक्त राष्ट्र बोले तो अमेरिका और उसके साथी तैयार नहीं थे कि विश्व राजनीति में सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरे, जिससे यह संदेह और दोनों महाशक्तियों के बीच में शक्ति में परिवर्तन हो सके। तो मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले काल में बोल्शेविक क्रांति किस तरीके से है तो उसके बारे में हमने देख लिया कि दोनों को एक दूसरे की विचारधारा अच्छी नहीं लगती थी। अमेरिका को लगता था कि ये तो इंटरनल डिस्प्यूट है, नाजीज्म एंड फासिज्म, इनको हम बाद में हैंडल कर लेंगे। मतलब स्टालिन की जो प्रॉब्लम है उसको हमें जल्दी सॉल्व करना चाहिए। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ को ये दोनों बातें अच्छी नहीं लग रही थी कि सोवियत संघ और स्टालिन जो उसकी विचारधारा है किस तरीके से विश्व शक्ति बन सकती है, तो उसको दबाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो पहले कारण में ये था। तो आपका बोल्शेविक क्रांति यहाँ पर हो जाता है। दूसरे पक्ष का प्रश्न, शीत युद्ध के समय हिटलर ने दो क्षेत्रों में लड़ाई जारी रखी। पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी में आप देख सकते हैं सोवियत संघ के क्षेत्रों में केवल सोवियत संघ हिटलर से लड़ रहा था। पश्चिमी क्षेत्रों में पश्चिमी शक्तियां एकजुट होकर हिटलर से निपट रही थी। स्टालिन ने हिटलर को कठिनाइयों में उदासीन पाया और उसने पश्चिमी शक्तियों से सोवियत संघ की सेना मांगी, जुड़ने के लिए कहा, जिससे सोवियत संघ पर दबाव कम होता। परंतु पश्चिमी शक्तियों ने उसकी इस शर्त को ठुकरा दिया, जिसने स्टालिन जान गया कि पश्चिमी शक्तियां के मन में क्या चल रहा है। तो ये हुआ कि दूसरे पक्ष का पक्ष में ये हुआ कि सोवियत संघ और अमेरिका और हिटलर तीनों लड़ रहे थे। तो हो रहा था अमेरिका की पावर्स मिलके हिटलर से एक साइड से लड़ रही थी, तो सोवियत संघ से दूसरी साइड से हिटलर से लड़ रहा। तो बीच में हिटलर फंस गया था। हुआ यूं कि पूर्वी छोर से अमेरिका लड़ रही थी, तो सोवियत संघ ने कहा कि आप मेरी साइड से लड़ो, मुझे अपनी पावर भेजो, अपनी सेना भेजो, मेरे साथ ज्वाइन करो, और हिटलर जो है वो हमारी साइड से ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो हम यहाँ से जल्दी कब्जा कर लेंगे। बट होता ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका और उसके जो मित्र राष्ट्र हैं, जो उसके दोस्त हैं, सब मिलकर उसका प्रपोजल रिफ्यूज कर देते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे पक्ष का प्रश्न था। परमाणु बम क्या था? यह सुनिश्चित हो चुका था कि युद्ध के समय दोनों महाशक्ति संयुक्त राष्ट्र व सोवियत संघ मिलकर जापान पर आक्रमण करेगी। दोनों मिलकर जापान पर आक्रमण करेगी, परंतु संयुक्त राष्ट्र ने बिना सोवियत संघ को बताए 1945 में जापान पर बम गिरा दिया। इस कारण से सोवियत संघ को यह संदेह हो गया कि संयुक्त राष्ट्र के पास निर्णायक शक्तियां हैं, बोले तो एटॉमिक पावर्स है, और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व युद्ध में अपनी सत्ता चलाएगा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने सोवियत संघ से यह रहस्य रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान से ही नाविक अस्त्र बना रहा था। मतलब ये हुआ कि
परमाणु बम का झूठ बोला अमेरिका ने सोवियत संघ को। क्यों क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए जिस प्रकार से वो जापान पे अपने परमाणु बम इकट्ठे गिरा देता है, हुआ यूं था, डील हुई थी कि सोवियत संघ और अमेरिका में कि दोनों मिलकर जापान को जिसको नाबूद कर देंगे। मगर होता ही क्या है कि अमेरिका अपने परमाणु बम का टेस्टिंग भी कर लेता है और उस पर गिरा देता है। तो गिराने के बाद ये हो जाता है, तो इससे क्या होता है, एक तो सोवियत संघ का विश्वास है वो टूट जाता है, और दूसरा ये भी सोवियत संघ को लगता है कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी इसके पास हथियार था मगर इसने मेरे को नहीं बताया, ये हो गया। और तीसरा कारण ये होता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका अपने आप को बड़ा चढ़ाकर रखना चाहता था, तो इस बात से उसने मेरे को ये हथियार के बारे में नहीं बताया। तो एटॉमिक बम्स के बारे में इस प्रकार से ये कारण बनता है। जर्मनी और पूर्वी यूरोप के भविष्य में जर्मनी एक आयाम को जोड़ रहा था, जबकि पहले से राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण था। सम्मेलन में 4 शक्तियों द्वारा जर्मनी पर कब्जा और बर्लिन में इसकी स्वीकारा गया, परंतु दोनों ही महाशक्ति जर्मनी का अपना नियंत्रण चाहती थी। उसी प्रकार सोवियत संघ चाहता था कि पूर्वी यूरोप मतलब जर्मनी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। यूरोप जो उसकी सीमाओं के पास था उस पर फरवरी 1948 तक कब्जा करे। स्टालिन अपने इस प्रस्ताव में सफल हुआ। बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी व पोलैंड को अपने क्षेत्र में लिया और पूर्वी देश में क्या हुआ, जर्मनी जो है एक गोल सा एग्जाम्पल कर लो कि कुछ गोल चीज है, उसका एक पार्ट और एक पार्ट उसके बीच में से डिवाइड करने के बाद जो राइट हैंड पार्ट है वो सोवियत संघ ले जाता है, वहां पर उनका कब्जा कर लेता है। तो लेफ्ट हैंड पार्ट में और कब्जे को रोकने के लिए अमेरिका वहां पर अपनी सेना रखता है और कैंप्स बनाता है। ईरान और टर्की पहले की शर्तों के मुताबिक सोवियत संघ सेना का लंबे समय में ईरान का और टर्की पर कब्जा था। इस क्रिया में पश्चिमी शक्तियों को संदेह हुआ कि सोवियत रूस इस क्षेत्र पर अपना वैचारिक प्रभुत्व साम्यवाद को बढ़ाना चाहता है। तो मतलब ये भी कह सकते हैं कि जिस देशों पे उनका ये अपने विचारधारा थोप रहे थे, तो दूसरे मतलब यही है कि एक दोस्त दूसरी दोस्त अपनी बात जमाने नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर एक दोस्त कोई अपनी बात रखता तो दूसरा दोस्त कहता ये गलत है, तो ये वाला बात रखता तो वो कहता वो वाला गलत है। तो इस प्रकार से दोनों सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के विचारधारा के बीच में मतभेद था। हाँ, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? हमने अभी पढ़ लिया शीत युद्ध क्या था, उसकी परिभाषा, उसके कारण पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के चरण। तो चरण किस टाइप से, मैंने 4 ही करवाए हैं, इसमें ज्यादा डीपली नहीं है। तो पहले चरण में आप प्रथम चरण 1946 लेकर 53 देखेंगे, 53 to 63 देखेंगे, 63 to 79 देखेंगे, 80 to 89 देखेंगे, नया शीत युद्ध देखेंगे। शीत युद्ध के विकास का प्रथम चरण, चर्चिल के सोवियत संघ की साम्यवाद की आलोचना करता है। चर्चिल ने सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना कर देता है। तो चर्चिल जो होता है वो सोवियत संघ के विरोध में उसकी आलोचना कर देता है। विरोधी भावना स्पष्ट तौर पर उभरती है। ऐसा होता है कि आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। ये चरण है, जो ये प्रोसेस है, इसका नेचर है, इसका पूरा जो कुल 45 साल तक चलेगा, 45 साल तक जो ये चलेगा उसके बारे में है। तो कैसे कैसे क्या क्या होता है, विरोध की भावना स्पष्ट हो जाए। ट्रूमैन सिद्धांत आता है। तो प्रथम चरण में हम ट्रूमैन सिद्धांत के बारे में साम्यवादी प्रस्ताव को रोकने के लिए आता है। किसी भी भाग में अमेरिका हस्तक्षेप को उच्च ठहराया गया। मतलब ट्रूमैन सिद्धांत का यह था कि अगर ये सिद्धांत आ गया तो अमेरिका जिस भी देश पर कब्जा कर लेगा तो वो सही है। यूनान टर्की में अमेरिका का द्वारा हस्तक्षेप कर लिया गया। तो यूनान और टर्की में अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप कर लिया गया। आर्थिक सहायता के नाम पर हस्तक्षेप करने की चाल चलाकर शीत युद्ध को भड़काया। अमेरिका ऐसा कर रहा था कि हस्तक्षेप करने के बाद ये कहता था कि मैं तुमको पैसा दूंगा, तुम टेंशन लो, तुम्हारी इकोनॉमिक्स को मैं संभाल लूंगा, मगर मेरे को तुम्हारे क्षेत्र चाहिए लड़ने के लिए, अमेरिका को, सोवियत संघ को काउंटर अटैक करने के लिए। इसी तरीके से मार्शल योजना 47 में आती है। ने सोवियत संघ के नाम ने अविश्वास व बर्मा लगी। मतलब एक ट्रूमैन सिद्धांत को मार्शल योजना के रूप में ही देखा जाता है। इसका 2 नाम में कह सकते हैं।
पश्चिमी यूरोप देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकता है, 12 अरब डॉलर आर्थिक सुधार के रूप में देता है और पश्चिमी देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकता है। तो मार्शल योजना सोवियत संघ लाया, सोवियत संघ जैसे अमेरिका ट्रूमैन लाया वैसे ही मार्शल योजना सोवियत संघ लाया। तो सोवियत संघ यहाँ से अब काउंटर करने लगता है। तो आर्थिक रूप से 12 अरब डॉलर खर्च करता है पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए। नाटो जो बनाता है वो अमेरिका बनाता है, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति। तो नाटो सेंटो सीएटो बनते हैं जो अमेरिका बनाता है, और वार्सा पैक्ट जो है वो सोवियत संघ बनाता है। 1949 में चीन में साम्यवाद शासन का स्थापना होना। तो अब ये हुआ कि 1949 में चीन में साम्यवाद स्थापना हो जाती है। तो अमेरिका को ये बात बहुत बुरी लगती है कि किस तरीके से ये हुआ, क्योंकि जिस तरह से सोवियत संघ अपने नीचे के क्षेत्र में कब्जा करता चला गया और उन्होंने चीन पे भी कब्जा कर लिया, उसमें विचारधारा बढ़ी। अब चीन में भी वहां पर जाके उद्योग लगाएगा, ज्यादा हथियार बनाएगा और मेरे लिए एक समस्या बनाएगा। अमेरिका को ये लगने लग गया। शीत युद्ध का दूसरा चरण। तो 1953 में सोवियत संघ ने प्रथम परमाणु परीक्षण करता है। इससे अमेरिका के मन में सोवियत संघ के इरादों के प्रति शक पैदा होने लग जाता है। तो 53 में तो अमेरिका ने अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग के खत्म करने के लिए जापान पे गिरा दिया था बम, तो हो जाता है। इससे क्या होता है, तो उसके बदले में सोवियत संघ 53 में कर देता है। 53 में करने के बाद तो अमेरिका को भी लगने लगता है कि इसके पास भी हथियार है। 54 में सीएटो बनता है जो अमेरिका बनाता है। उसी तरफ सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। आइजनहावर सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को साम्यवाद के खतरों का सामना करने के लिए सैन्य का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करके पश्चिमी एशिया को शीत युद्ध का अखाड़ा बना दिया। मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने अपने राष्ट्रपति को कहा कि हमें अगर ये साम्यवाद से लड़ना है तो हमें शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, सेना का प्रयोग करना। इस तरीके से जो पश्चिमी पार्ट था लेफ्ट हैंड साइड वाला वो अखाड़े के रूप में बन जाता है। राष्ट्रपति आइजनहावर सोवियत संघ में यात्रा करने का निर्णय करते हैं। तो ये शांति बनाने के लिए यात्रा करने जाते हैं। मगर क्या होता है, U-2 सोवियत संघ में एक जासूसी विमान U-2 है जो सोवियत संघ में पकड़ लिया जाता है, और उसका जो चालक होता है वो कहता है कि मेरे को सोवियत संघ में अमेरिका की तरफ से भेजा गया था ताकि मैं यहाँ पर सोवियत संघ के ठिकानों के बारे में अमेरिका को इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो 1960 में राष्ट्रपति को ये कह दिया जाता है सोवियत संघ द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति को सोवियत संघ द्वारा यह कहा जा जाता है कि यहाँ पर दोबारा मत आना है, आपको चेतावनी देते हैं। 1961 में बर्लिन शहर में सोवियत संघ ने पश्चिमी शक्ति के क्षेत्र को अलग करने के लिए दीवार बनाई। तो 1961 में यह दीवार बनी। और 1962 क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा एक जगह है जो अमेरिका के द्वीप प्रदेश है, दक्षिण में एक द्वीप प्रदेश है। अगर आपने 12th में पढ़ा हो तो आपको याद होगा क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। तो वहां पर जाके सोवियत संघ अपनी बंदूक लगा देता है, मतलब बंदूकें, हथियार, मिसाइलें तैनात कर देता है, जिसकी खबर है वो अमेरिका को 2 हफ्ते बाद 14 दिन बाद पता चलती है। ऐसा ही होता है कि पहले अगर सोवियत संघ बहुत दूर है तो वहां से अगर कुछ फेंकता या कुछ हथियार फेंकता तो अमेरिका को पता चल जाता। अब अमेरिका नजदीकी निशाने पे आ जाता है तो अमेरिका को लगता है कि अब ये थोड़ा प्रॉब्लम करने वाला है। तो आगे के टाइम पर ये थोड़ा लिबरल होने लगते हैं, बट ये ज्यादा टाइम तो नहीं रहा। 1962 में मिसाइल संकट के बाद जो तीसरा चरण है के बाद शीत युद्ध के वातावरण में थोड़ी नरमी आई, दोनों गुटों के मध्य व्यापक तनाव की भावना। तो ये शीत युद्ध का चरम बिंदु जिसको कहते हैं वो क्यूबा मिसाइल संकट था। दोनों एक दूसरे के सामने थे, बस लड़ने वाले थे। इसे नरमी तनाव में या तनाव शैली कहा जाता है, या चरम बिंदु। क्यूबा मिसाइल संकट चरम बिंदु था, ये सब कहा जाता। तो तीसरे चरण में हम ये सब देखते हैं। चौथे चरण में हम देखते हैं शीत युद्ध के विकास का अंतिम काल। इस काल के अंदर 1970 के दशक का दितांत अफगानिस्तान संकट में जन्म लेता है और नए प्रकार के शीत युद्ध में बदलाव लाएगा। इस संकट को दितांत श्रवता कहा जाता, तनाव शैली, ये सब इसके बारे में है। इसके अंदर क्या कहता है, अपनी पुरानी दुश्मनी फिर से आरंभ करने लग जाता है। दोनों शस्त्र उद्योगों को बढ़ावा दिया और मित्र राष्ट्रों व
शस्त्रीकरण करने पर बल दिया, दोनों ने शस्त्र बनाने लग गए। अंतरिक्ष अनुसंधान की होड़, अब ये हो गया था जमीन पर लड़ लड़ के थक गए थे, तो अब कह रहे कि स्पेस में अपना कब्जा करेंगे, इसमें अपने सैटेलाइट भेजने। अफगान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, शीत युद्ध में वृद्धि हुई, जिससे शीत युद्ध में वृद्धि और अमेरिका और सोवियत संघ में परस्पर प्रतिरोध शुरू हो गया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया, सोवियत संघ ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने लग गया। 23 मार्च 1989 को अमेरिका राष्ट्रपति रीगन ने स्टार वॉर्स परियोजना, मूवीज देखी होगी आपने हॉलीवुड की स्टार वॉर्स, तो उसी से एक ही पॉइंट नोट कर लेना, स्टार वॉर्स की एक परियोजना चलाई जिसमें स्पेस में अंतरिक्ष युद्ध को मंजूरी दी गई। मतलब ये था, वहां पर लड़ने की बात नहीं थी, वहां पर अपने सैटेलाइट भेजने की बात ज्यादा थी। हिंद महासागर में सोवियत संघ ने अपनी शक्ति बढ़ाने लगे, सोवियत संघ ने खाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिमी एशिया में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास किया। सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने क्यूबा मिसाइल संगठन में अपने ब्रिगेडियर ये सारे हथियार वगैरह नियुक्त कर दिए थे। निगरानों में अमेरिका ने अपने प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो ये सारे शीत युद्ध के चरण हो गए। तो हमने क्या क्या पढ़ा, शीत युद्ध की परिभाषा, शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के चरण, अब शीत युद्ध के प्रभाव पढ़ेंगे। तो शीत युद्ध के प्रभाव क्या रहे थे? शीत युद्ध के विश्व राजनीति में उतना ही प्रभावित किया जितना कि दोनों विश्व युद्ध ने किया। यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शस्त्रों की दौड़ के भय का कारण बना। ग्लोबल प्रतिद्वंदी दलों में ग्लोब जो था दो प्रतिद्वंदी वर्ग में बढ़ गया था। ये शीत युद्ध का परिणाम था। विश्व राजनीति में सैन्य नाटो वार्सा पैक्ट, नाटो सेंटो सिएटो वार्सा पैक्ट जैसे खुलेआम हस्तक्षेप की नीति स्पष्ट से सामने आई, जो कि विश्व के विकास और वृद्धि को प्रभावित कर सकते रहे थे। राष्ट्रों की दिशा विकास में शस्त्रीय निर्माण की तरफ थी। जर्मनी मिलिट्री जीवित रहा, औद्योगिक जटिलता को पश्चिमी विकासशील देशों में सामने आई, लेकिन शीत युद्ध के कुछ प्रक्रियाएं भी मिली। गुटनिरपेक्ष का एक सबसे बड़ा आंदोलन ये इसके प्रभाव में आएगा। गुटनिरपेक्ष मिलता है जिसमें विश्व की राजनीति को बनाना चाहा, जो शक्ति शीत युद्ध के समय जीत उतनी और अनेक देशों के संदेह को प्रकट, महाशक्तियों की नीतियों और विश्व के विकास का निशस्त्र को नीतियों को लाने का प्रयास किया। तो राजनीति में क्या क्या, शीत युद्ध ने यूनाइटेड नेशंस को बनाया, यूएनओ को बनाया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसमें सभी देशों की सुरक्षा व उन्हें आगे बढ़ने और उनको प्रेरित करने व उन पर अपनी छतरी को उनकी सुरक्षा करना। लेकिन शीत युद्ध ग्लोबल राजनीति रूप में फैल गया था। इससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर कुछ मुख्य रूप से प्रभाव डाला। तो प्रभाव में ये कह सकते हैं कि नेम है जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको गुटनिरपेक्षता कहते हैं, वो आता है। यूएनओ इसके बीच में हमें देखने को मिलता है, यूएनओ की स्टार्टिंग होती है, मगर यूएनओ भी दबाव में काम कर रहा था क्योंकि विश्व अभी भी दो गुटों में बढ़ता है। तो 1945 में यूएनओ आता, बट फिर भी ये सही से काम नहीं करता। मगर जब इसका काम थोड़ा शीत युद्ध समाप्त हो जाता है 1991 में, थोड़ा ये तो अच्छा काम करने लग जाता है। इसने विश्व के दो ध्रुवीयता को समाप्त कर दिया। तो पहले प्रभाव में क्या, दो ध्रुवीयता को समाप्त कर दिया, नेम आ गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को प्रासंगिकता मतलब महत्व दिया। तीसरी दुनिया के देश ज्यादा असुरक्षित हो गए बड़ी शक्तियों के हाथों में शस्त्र आने से। तो तीसरी दुनिया के दोस्त, पहली दुनिया के दोस्त अमेरिका से रिलेटेड है, दूसरी दुनिया के दोस्त सोवियत संघ से रिलेटेड है, तीसरी दुनिया के लोग वो दोस्त है जो इन दोनों से बात नहीं करना चाहते। वो तीसरा दोस्त है जो इन दोनों से बात नहीं करना चाहता, अपने मतलब के लिए बात करेगा जैसा उसका मर्जी होगी। बट ये हो जाता है तो उनके पास हथियार तो होते नहीं है, तो इसलिए वो डरते हैं। सोवियत संघ का विघटन व नए संयुक्त राष्ट्र का आता है, जो अब नए पैक्स अमेरिका के नाम से जाना जाता है। सत्र व प्रतिरोध को नए तरीके से बना चुका है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है। हथियारों पर प्रतिबंध और विश्व के विभिन्न भागों में साम्यवाद धर्मनिरपेक्ष के साथ राज्यों को कभी कभी नए शीत युद्ध लगता है, जो विश्व शांति के लिए शीत युद्ध के पश्चात राजनीति में नया खतरा है। तो साम्यवाद का सोवियत संघ का विघटन 1991 में होता है। अमेरिका इमर्जिंग पावर्स के रूप में आता है। अमेरिका अपना वर्चस्व बनाने लगता है। अमेरिका इंटरनेशनल मार्केट में अपने बारे में बताने लगता है। तो इसी से टाइम जो 1991 है, इसी के टाइम से ग्लोबलाइजेशन जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है।
तो आप देख सकते हैं जो आपकी बुक्स होती है वो कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम पीरियड चलती है, जो आपका सिलेबस है उस तरीके से। तो ये खतरे के रूप में है, तो WTO आ जाता है 1995 में, WTO आ जाता है, जिस तरीके से वो अच्छा काम करता है। तो ये हमारी पहली यूनिट थी जिसका हमने काटा कर लिया, तो दूसरी यूनिट पर हमने काटा कर दिया, तो ये हमारी दूसरी यूनिट हो गई। अब यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 इंपॉर्टेंट किसके लिए है? पॉलिटिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यूरोपीय संघ क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों में एकता के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया, जिससे लोग अति राष्ट्रवादी कई राष्ट्रीय, मतलब इसको ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं, ओवरव्यू में क्या है। इसमें यह है कि यूरोपीय संघ कई देशों से मिलकर बनता है, नीचे नाम भी दे रखे हैं, इतने सारे नाम मैं पढ़ूंगा नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। यूरोपीय इनकम कम्युनिटी, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा, इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से यूरोपीय संघ एक शक्तिशाली वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। तो ये एक केंद्र के रूप में इसलिए उभर रहा है क्योंकि इसने अपने परमाणु ऊर्जा कम्युनिटी बना रखी है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बना रही है, एक दूसरे के रास्ते में बगैर पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। संघ का एक झंडा है। ये जो स्टार्स देख रहे हैं, जो स्टार्टिंग में इसके जो 12 देश थे, ये उनकी यूनिटी के बारे में बात करता है, मगर बाद में इसमें कई सारे देश ऐड किए गए, जैसे डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और ब्रिटेन का इसमें 73 में ऐड किया गया। तो इसमें ये सब बारे में बात है। और क्या क्या है? शिलांग संधि के सदस्य राष्ट्रों के बीच में आपसी सलाह और काफी कुछ मुक्त कर देंगे, मतलब फ्री ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, विदेशी संबंधों में एक साथ रहने की बात करते हैं, मानवीय सहायता, मतलब अगर कोई आपदा आ जाती है तो सारे देश मिलकर एक दूसरे को पैसा देंगे, जिसके संरक्षण के प्रयास में यूरोपीय संघ को गतिशीलता मिलती है। गैर परंपरा ऊर्जा यूरोपीय संघों के पश्चात मुद्दों में से है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में खेलकूद काफी लोकप्रिय है। इसमें अभी यूरोप में 23 अधिकारी और कार्यकारी भाषाएं हैं। तो मतलब अब क्या है कि किस तरीके से इमर्जिंग पावर है, तो मैं आपको पॉइंट्स में और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इसका एक यूनियन झंडा है, ये बिना पासपोर्ट के कहीं भी जा सकता है। इसकी एक इकोनॉमिकल पावर है सारे देशों की मिला के। इसकी एक पॉलिटिकल पावर है, इसकी खुद की एक सेना है, इसके पास खुद का एक भाषाई तंत्र है, इसके पास खुद के इसकी मतलब रुचि खेलों के बीच में बहुत है। तो ये 7 पॉइंट से आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ये इमर्जिंग पावर है। दूसरा पॉइंट है जापान। तो 1980s के दशक में कई राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषण में भविष्यवाणी की थी, मतलब कुछ बंदों ने कहा था कि जापान बहुत तेजी से ग्रो करेगा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पार कर जाएगा, ये कहा गया। जगह पे अमेरिका की 10वीं सबसे बड़ी आबादी और मामूली सकल घरेलू उत्पाद के मामले में 2016 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये रही जापान रही। जापान ने 1990 के दशक के खोए दशक के बाद में कमजोर वृद्धि की अवधि का सामना करना पड़ा। जापान एक ऐसा देश है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका द्वारा तबाह कर दिया जाता है, मगर ये अपना बदला लेने के लिए अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है और अमेरिका जितनी अपनी इकोनॉमी लाके रखता है। और 2016 में भी ये इस तरीके से एक तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ता है। 2000 के दशक में एक महाशक्ति के रूप में अपनी क्षमता को खत्म कर चुका था, बट हालांकि जापान में इलेक्ट्रॉनिक संगीत, वीडियो गेम्स और एनएमएम के बड़े पैमाने का प्रभाव के मामले में जापान को सांस्कृतिक महाशक्ति के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक महाशक्ति वह शक्ति होती है जो आपको कल्चरल रूप से बनाए। एक शक्ति होती, एक सैन्य शक्ति है जो आपकी देश में सैन्य शक्ति अच्छी हो। सांस्कृतिक शक्ति यह है आपके पहनावे, कपड़े, खेल कूद के सामान, खान पीन की व्यंजन, ये सब संस्कृति से रिलेटेड होते हैं। तो ये सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उभरता हुआ देश है। तो इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे? 2016 के अंदर इसने अपनी थर्ड इकोनॉमिक पावर ग्रेड करता है, ये सांस्कृतिक रूप से अच्छा है। इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। भूकंप आने के बाद भी इस क्षेत्र में कई प्रकार से फिर भी अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर लेता है। यहाँ पर भी अच्छे भूकंप आते रहते हैं साथ साथ रेटिंग्स के। चीन, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को अपनी उभरती शक्तियों के लोकप्रिय प्रयास में निरंतर कवरेज मिलती है।
चीन क्या है इसके अंदर अभी भी साम्यवादी, शिक्षावादी तथा अन्य विशेषज्ञों द्वारा उभरते आर्थिक विकास और सैनिक महाशक्तियों के रूप में पहचाना गया। द्वितीय शब्दों में विद्वानों द्वारा यह संभावना के लिए लागू किया गया कि चीन एक जनवादी गणतंत्र, वैश्विक शक्ति और संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबरी प्रभुत्व करने वाला, मतलब कुछ विद्वान ने कह दिया कि चीन जो इमर्जिंग पावर है, क्योंकि चीन किस प्रकार से इमर्जिंग पावर है आप खुद इमेजिन करिए कि जिस तरीके से हम चीनी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हमारी होली और दिवाली के अंदर, उसकी इकोनॉमिकल कितनी स्ट्रांग होती है। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि वो हमारे इंडिया पर कब्जा कर रहा है, और इंडिया पे तो कर ही रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी पर किस तरीके से कब्जा कर रहा है। चीन ने यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक महाशक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति स्थिति की थी। चीन के उदय को अपने सकल घरेलू उत्पादन में व्यापार के अपने गुब्बारे हिस्से द्वारा पारदर्शिता किया जाता है। व्यापार के मतलब इसमें व्यापार इसका अर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाइनीज प्रोडक्ट्स आपको सस्ते में मिल जाते हैं, जैसे आपका रेडमी फोन है, चाइना का प्रोडक्ट है, अच्छा चल रहा है, 6-7 हजार में ही आ जाता है। तो चीन की परामर्श शैली ने इसे कई देशों के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध विकसित करने की इजाजत दी है। तो ये इसकी शैली है जिससे ये विभिन्न देशों जैसे भारत के साथ ही अपने आर्थिक रूप से करता रहता है, और हमारे प्रधानमंत्री सी जिनपिंग जाते रहते हैं और जो हमारा डोकलाम का विवाद है उसके ऊपर बात करते रहते हैं, और रेशंस को सुधारने के ऊपर बात करते हैं। पूर्व का नाटक हो सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जिस तरीके से चीन के देश मिलके काम करते हैं और ये ब्रिक्स में भी काम करते हैं, उसी प्रकार से ये ब्रिक्स संस्था है उसके अंदर भी चीन है, तो उस तरीके से ये पूर्व का नाटो हो गया। इस तरीके 2012 में चीन विदेशी नीति सलाहकार वांग जीसी ने कहा कि कई चीनी अधिकारियों चीन को पृथक श्रेणी की शक्ति के रूप में देखते हैं, और जिसका इस तरह माना जाता चाहिए कि चीन को जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति करने का तर्क दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को एक कमजोर महाशक्ति के रूप में देखा जाता है, जैसे ही गरीबी, आर्थिक सुधार, व्यक्ति विकास, मतलब ये है कि चीन में जो प्रॉब्लम्स नहीं जो अमेरिका में, कुछ अमेरिका में गरीबी भी है, आर्थिक वृद्धि स्तर नहीं है, टेक्नोलॉजी में थोड़ी कमी है अमेरिका में। अब चीन के पास अच्छी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स अच्छा मिलता है। अमेरिका का एप्पल ले लो वो महंगा मिलता है आपको, चाइना का रेडमी ले लो वो सस्ता मिलेगा आपको। तो इस तरीके से ये चीन है। जापान, जर्मनी किस तरीके से, जर्मनी भी होने वाली संभावना है। लाखों लोग जर्मनी में हैं, और जर्मनी न केवल आरक्षित शरणार्थियों के सभी प्रकार के लोगों को आरक्षित करती है, मतलब जर्मनी में कोई भी जाके शरण ले सकता है, फुल टू फुल, वहां पर ज्यादा कोई उसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जर्मनी के निर्माण उद्योगों में नौकरी, इंजीनियरिंग और डॉक्टर का संपन्न है, मतलब इस क्षेत्र में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं अधिक मात्रा में। जर्मनी पहले ईयू का मतलब यूरोपीय यूनियन पर हावी रहा है। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि प्रभुत्व भी मजबूत होगा। विकल्प कुछ और है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि उससे कहीं ज्यादा बदतर जर्मनी और ग्रीस के बीच एक चॉइस की तरह सोच। प्रॉब्लम्स क्या है जर्मनी में? भ्रष्टाचार ज्यादा है, उधार लेने और राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण नहीं है, राष्ट्रीय ऋण पर चूक है, मतलब राष्ट्रीय के जो कर है वहां पर वो पे नहीं करते लोग, फिर से तपस्या विद्रोह है, उच्च जीवन स्तर की मांग करते हैं लोग। तो ये जर्मनी हो गया। तो ये जर्मनी का इंडेक्स आप देख सकते हैं, रेड तो कहीं पर मिला नहीं है इसको, ग्रीन और मॉडरेट है, मोस्टली फ्री, रीजनल एवरेज, वर्ल्ड एवरेज इसकी येलो सी है, ज्यादा सही नहीं है, कंट्री 7.5, फ्री इकोनॉमी 83.9, इकोनॉमी को कितना बढ़ाता है, रीजनल एवरेज की सही से है, तो ये जर्मनी हो गया। तो ये हमारी तीनों यूनिट कंप्लीट हो गई। ये मेरा नाम है, आपको अच्छी लगी पीपीटी तो डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको इसकी पीपीटी का लिंक नीचे दे दूंगा जिससे आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। आई एम हियर बिकॉज आई लव पीपीटीज प्रेजेंटेशंस, इट्स माय मेल आईडी, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज आने वाले टाइम में जो सेशन सीरीज है अन्य पेपर से रिलेटेड वो आएंगी। थैंक्स फॉर एनी क्वेश्चंस, प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में करें। और जो रूस का टॉपिक है, जिस किसी को पढ़ने का मन है तो मेरे से कह सकता है, मेरे को कमेंट कर देगा। अगर मेरे को लगता है
कि ये टॉपिक भी होना चाहिए था, तो मैं जरूर कमेंट में उसका रिप्लाई करूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी, डू मोर एंड मोर।